अच्छा। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कंसेप्ट्स लेटर्स हमने अपने सिस्टम को कंसेप्ट्स कर लिया, सो कि सोच लें कि आपके पास सिस्टम में जो है ना 2 फिजिकल्स कंपोनेंट मौजूद हैं। कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास लाइट आपके पास मेटल सरफेस पे पड़ रही है, एमीटर पे पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन जो है इमिट आउट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं तो आपके पास वहाँ पर एक और चीज़ कौन सी है? द रिमाइंडर ऑफ metals। तो ये 2 फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने लिखे हैं। एन इलेक्ट्रॉन दैट इज टू बी इजेक्टेड बाय एन इनकमिंग फोटोन एंड द रिमाइंडर ऑफ द मेटल। According to photoelectric effect, the photon of the incident light gives full इट्स एनर्जी। यानी कहने का मतलब है, जब फोटो लाइट जो है आपके मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो फोटोन की उस वक्त उसकी खुद की जो इतनी एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी, वो क्या होगी? एच एफ। यानी मैं यहाँ पर म्यू भी यूज कर सकती हूँ। यानी म्यू भी आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वो सारी की सारी एनर्जी किसको दे देगा? टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। यानी एक फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको देगा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देगा। Energy is transferred into the system by electromagnetic radiation, the photons। यानी जाहिर है आपके पास जो फोटोन आ रहा है, हम लाइट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो उसमें से जो इमिशन जो रेडिएशंस आ रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाते हैं। द सिस्टम हैज टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, the potential energy of the metal electron and the kinetic energy of the ejected electron। आपके पास जो है उस सिस्टम में 2 टाइप्स की एनर्जी होगी। देखिए, अगर आप लोग याद करें तो मैंने आप लोगों को जो अभी लास्ट जो लेक्चर में बताया, हमारे पास 2 जो है एनर्जी है। जो टोटल एनर्जी का सम है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब आपके पास लाइट सरफेस पे पड़ती है तो आपके पास उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। लेकिन जैसे ही वो प्लेट सी पर पहुंचते हैं, वहां पर जाके कलेक्ट होते हैं, ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन रुक जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन रुकने की वजह से उसकी जो फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो जाती है। और वो सारी की सारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है वो सारी की सारी किस में ट्रांसफर हो जाती है? वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब उसने मेटल ई को क्या किया था, हमारे पास जो एमीटर सरफेस था, मेटल सरफेस था, जब उसने उसको लीव किया, उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई? स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने इसको टोटली किसके इक्वल लिख दिया है? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ई। ई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास फोटोन की एनर्जी को, डेल्टा के रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को, और डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास उस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर होगा आपके पास टोटल फोटोन की एनर्जी के। क्योंकि आपके पास एक फोटोन आ रहा है ना, एक फोटोन आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहा है? इजेक्ट करवा रहा है। E is equals to h mu एनर्जी ऑफ फोटोन। डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ड्यूरिंग द प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब आपके पास मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब वो निकलेगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। विच एज्यूम टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे होंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो उसको हमने नाम दे दिया के मैक्सिमम का। The potential energy of the system increases because the electrons is pulled away from the metal to which it is attracted। यानी जब इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? उस वक्त इंक्रीज होगी जब वो एक सरफेस को छोड़ के दूसरे सरफेस की तरफ क्या कर रहे होंगे? जा रहे होंगे। तो उस वक्त जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पहले तो इनिशियली जीरो होती है, लेकिन वो जब दूसरे सरफेस की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? वो ज्यादा हो जाती है। When electron outside the metal, जब इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से निकलेगा तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस, कौन से मेटल सरफेस पे पहुंचेगा? यानी जाकर कलेक्ट हो जाएगा आपके पास के सरफेस पे? प्लेट
पर जाके कलेक्ट होगा, तो ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव फाई के बराबर हो जाएगी। और फाई हमारे पास कहलाता है असल में वेव फंक्शन। phi is equals to wave function. Wave function इसमें क्या है, वो minimum energy है with which electron is bound in the metal and is in order of a few electrons volts. यानी कहने का मतलब है कि phi असल में वो wave functions हैं आपके पास जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा और जाके उस सरफेस पे जो है मेटल्स को लीव किया ड्यू टू नेगेटिव पोलैरिटी, तो आपके पास मेटल जब सरफेस पे जाके जो है दूसरे मेटल सरफेस पे गया तो उसकी ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली गई, -5 के बराबर हो गया। और जब वो यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो को शो कर रही है, वो जीरो को शो तब कर रही है जब वो आपके पास प्लेट ई जो कि आपके पास मौजूद है उसको छोड़ेगा, और जब वो प्लेट सी पे जाके कलेक्ट होगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। ठीक, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाई इज इक्वल यू इज इक्वल्स टू फाई। अब इक्वेशन नंबर, मैंने यहाँ पर इसको फाई क्यों किया, आगे जाकर देखिएगा आपको चेंज समझ आएगा कि ये कैसे हुआ है। हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी -0 + 0 - फाई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने जो क्या किया है इन लोगों को सॉल्व किया है, जो कि टोटल ये पूरी काइनेटिक एनर्जी का सम है, दोनों का डिफरेंस लिया है यानी डेल्टा के रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा यू को यानी उसकी इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को। और ये टोटल पूरा किसके बराबर था, फोटोन की एनर्जी के, और फोटोन की एनर्जी हमारे पास किसके बराबर थी, ई एफ के बराबर थी। ये देखिए, ये एच एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असल में इस फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये के मैक्सिमम आ गया, और जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, वेव फंक्शन इसका पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू एच एफ। ये पूरी की पूरी आपके पास ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वेश्चन नंबर 2। If the electrons make collision with other electrons or metals ions, it is being ejected. Some of the incoming energy is transferred to the metal and the electron is ejected with the less kinetic energy than K maximum. यानी कहने का मकसद है कि आपके पास फोटॉन्स आ रहे हैं, मेटल सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एक फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से टकराया जब फोटोन आ रहा है तो उस वक्त उसकी जो है एनर्जी एच क्या है, एच एफ है। जब वो उसने क्या किया, इंसिडेंट किया मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद उसने कुछ एनर्जी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उस वक्त उसकी एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स को। तो द अबव इक्वेशन किस तरीके से अरेंज हो जाएगी, हम अगर इस फाई को देखें, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका इससे, तो ये कहलाता है कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। यानी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, सम ऑफ द इनकमिंग एनर्जी इज ट्रांसफर टू द मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विथ लेस काइनेटिक एनर्जी देन के मैक्सिमम। ठीक है, आइंस्टाइन मॉडल प्रैक्टिस लीनियर रिलेशनशिप इक्वेशन फॉर नंबर 14.11, ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन फॉर नंबर 14.11 लिख दिया, जबकि ये इस इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बिटवीन द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एंड द लाइट फ्रीक्वेंसी। यानी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो हमारे पास रिलेशनशिप आया है, के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस फाई, ये कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन के मैक्सिमम एंड द एफ विद अ फाइनल कंफर्मेशन ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी। ये आप देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ है, एक मिनट। अच्छा, पीछे वाली इक्वेशन अभी मैंने पूरी सॉल्व नहीं की है, वो सिर्फ एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन आई है हमारे पास अगर आप ये देखें, ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ले ली है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमारे पास अगर हम फीचर्स की तरफ देखें तो एक लास्ट पॉइंट हमारे पास था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी
कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन रुक जाता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के रुक जाने की बात करूं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये मेरे पास बता रहा है कि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत मिनिमम है। फोटोन विद फ्रिक्वेंसी लेस देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और ये वाला जो पॉइंट है अगर आप ये देखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को। आपने डिफरेंट टाइप्स के मेटल सरफेस लिए हैं, लेकिन सबकी फ्रिक्वेंसी की अगर आपने सेम कर दी, और ड्यू टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर अ गिवन मेटल डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अच्छा, आपने 3 किस्म के मेटल ले लिए हैं, लेकिन आपने तमाम जो है लाइट की क्या रखी है, सेम फ्रीक्वेंसी रखी है। सेम फ्रीक्वेंसी रखने से भी हमें ये पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो आपके मेटल सरफेस के मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रही है, उसकी मैटर उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैं कम कर दूँ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम कर दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो है इमिशन नहीं होगा। डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी लाइट की कि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को उस मैटर सरफेस से क्या कर सके, इजेक्ट करा सके। लेकिन अगर मेरे पास अब ये जो एक्स एक्सिस है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अब अबव फ्रिक्वेंसी पे चले गए हम, अब ये फ्रिक्वेंसी इस पॉइंट पे देखें आपके पास बढ़ गई है, तो द डेटा शोज अ लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पर हमें लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि अगर फ्रिक्वेंसी हमारे पास बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। द डेटा शोज अ रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी विद अ स्लोप ऑफ सेम फॉर ऑल मेटल्स। यानी आपने देखा कि आपके पास जो अगर आप स्लोप निकालना चाहें तीनों स्ट्रेट लाइन की, तो आपके पास तीनों की स्लोप जो है सेम आएगी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो रिलेशनशिप आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, यानी वो काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी डिपेंड किस पे कर रही है, वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, वो मेटल के सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही। अब यहाँ चलते हैं हम, हमारे पास द इंटरसेप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है इन लाइंस के गुजरने से, असल में ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को। तो इस पॉइंट पे आपके पास कोई भी फोटोन जो है इजेक्ट नहीं होगा तीनों मेटल सरफेस से। with no photon or electrons are emitted, the cutoff frequency is related to the work function through the relationship। आपके पास पूरी की पूरी जो फ्रिक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, वो किसके बराबर होगी, फाई अपॉन एच के। अच्छा, फाई आपके पास क्या था, असल में फाई वो पूरी की पूरी उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। हमने एनर्जी को किसके इक्वल कर दिया था, वर्क फंक्शन के इक्वल कर दिया था। तो वो वर्क फंक्शन, अगर आप वो वाला पॉइंट अपना याद करें कि फोटोन की जो टोटल एनर्जी थी हमारे पास, वो बराबर थी E इज इक्वल्स टू एच एफ। वो एफ जो है वो आपके पास जो वो एफ जो है, हमने उसमें जब हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात की तो वो एफ जो है वो एफ सी बन गया, और जो ई था वो क्या बन गया आपके पास, ये फाइव बन गया। तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी को ले जाकर, या मैं सॉरी एच प्लांक्स कांस्टेंट को ले जाकर मैं राइट साइड पर वर्क फंक्शन से डिवाइड कर दूं, तो मुझे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। ये यानी ये इक्वेशन मेरे पास कहाँ से आ रही है, ये मेरे पास, अगर मैं आपको बात करूं इस इक्वेशन की, हो गई कि एक दफा नहीं आते, बार बार आ रहे होते हैं, तो फिर मैं आगे नहीं जा सकूंगी। एक मिनट। मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ये वाली फोटोन की जो हमारे पास एनर्जी थी याद हो, इक्वेशन ई जो है असल में रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वर्क फंक्शन को, और ये जो एफ है इसको मैंने चेंज कर दिया इस एफ सी से। अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं इस एच को ले जाकर यहाँ डिवाइड करवा दूं, तो यहाँ पर मुझे इस ये इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह मिल जाएगी कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी निकालना चाहूँ तो वो मैं एनर्जी को डिवाइड कर दूंगी प्लांक्स कांस्टेंट से। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालना चाहूँ, तो मेरे पास उस वक्त पोटेंशियल जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो टोटल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो फाइव की फॉर्म में होगी। वाई फाइव आपके पास क्या है, वर्क फंक्शन है। अगर मैं उस फाइव को डिवाइड कर दूं प्लांक्स कांस्टेंट से, तो मेरे पास वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और कट ऑफ
फ्रिक्वेंसी मेरे पास वो पॉइंट होता है कि मेरे पास लाइट की इंटेंसिटी जितनी भी हाई हो, लेकिन लाइट की अगर फ्रिक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से मेरे पास कम हो जाए तो फोटॉन्स का इमिशन मेरे पास नहीं होता. द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू अ कट ऑफ वेवलेंथ. अच्छा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हम जो है कट ऑफ वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं. हमारे पास एक रिलेशनशिप होता था v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा. अब जो कि मेरे पास लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है, तो वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो v को आप रिप्लेस करवा सकते हैं c से. ठीक है. और f आपके पास जो है वो fc बन गया. तो जब आपके पास ये तो चीज कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में. तो अगर मुझे कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी हो तो मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ले जाकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिवाइड करवा दिया. और एफ सी मेरे पास किसके बराबर है, फाई डिवाइडेड बाय एच के. और जब ये दोनों डिवीजन में, अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो जाके उलट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो एच जो है सी से मल्टीप्लाई होगा और फाई क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. ये आपकी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई. वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ इज ग्रेटर देन लैम्डा सी. सी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. अगर वेवलेंथ ग्रेटर देन हो जाए लैम्डा सी से, तो incident light on a material having a work function f do not result in the emission of photoelectrons. कि बात वही है कि मैंने आपसे क्या बात की कि मैंने, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन से हमें ये मतलब समझ आ रहा है कि आपके पास अगर मैं फ्रिक्वेंसी को लेफ्ट इस साइड पे ले जाऊं इक्वल्स टू, तो मेरे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर मेरे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो मेरे पास वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो अगर इंसिडेंट फोटॉन्स की मेरे पास वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो तब भी मैं ये कहूंगी कि इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है मेरे पास. द कॉम्बिनेशन ऑफ एच सी इन इक्वेशन नंबर 4 ऑफन अकर्स व्हेन रिलेशन ऑफ फोटोन एनर्जी ऑन इट्स वेवलेंथ. तो मैंने इसको सॉल्व किया है क्योंकि मुझे पता है कि एच और सी क्या है, दोनों ही कांस्टेंट हैं. तो दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है, सी आपके पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है. अब यहाँ पर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पर जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात कर रहे थे. इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू तकरीबन आएगी और उसका यूनिट ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू नैनोमीटर. आप इसको अपने पास खुद भी निकाल सकते हैं. एच की वैल्यू आपको पता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 होती है और सी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू 3 इंटू 8 की पावर होती है मीटर पर सेकेंड. तो ये वैल्यू आप खुद भी निकाल सकते हैं. अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ये चीज़ मेरी यहीं ख़त्म होती है. अब हम चलते हैं अपने कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ. लेकिन इससे पहले हमारे पास जो है एक मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने जो है यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम डाला हुआ है. अ सोडियम सरफेस इज illuminated when light is having a wavelength. एक सोडियम सरफेस मैंने लिया, यानी मेटल सरफेस मेरे पास किसका बना हुआ है, सोडियम का बना हुआ है. उस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, 300 नैनोमीटर. ये टेबल की बात की है, मैंने यहाँ पर टेबल डाला नहीं है. और इसमें ये मैंने लिख दिया द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम मेटल. हमारे पास जो फाई की वैल्यू है, क्योंकि फाई क्या है असल में, हमारे पास एनर्जी है, तो हमारे पास अगर फाई की वैल्यू आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. तो हमारे पास जो एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल जूल भी होता है. और अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है क्या कर दें, आई थिंक डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आया, तो वो हमारे पास वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी. अब आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है और जो है सोडियम सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ दी हुई है. अब हम उसकी जो है उससे क्या करेंगे, इंजेक्टेड फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने को बोला और वो कह रहा है कि आप क्या निकालें, कट ऑफ वेवलेंथ निकालें फॉर सोडियम. अच्छा, अब उसमें जो है हमें सवाल में गिवन है वेवलेंथ सोडियम लाइट की और वर्क फंक्शन दिया हुआ है. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव. ये चीज़ें तो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो ये आ रही है.
डिवाइड कर दिया लैम्डा से 300 नैनोमीटर और सब्ट्रैक्ट कर दिया -2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो सॉल्व होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर आएगा। फिर हमने क्या किया है, फिर हमारे पास जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला था जो हमने निकाला था एच सी अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू बिल्कुल वही जो हमने कांस्टेंट की निकाली, डिवाइड कर दिया हमने वर्क फंक्शन से, तो हमारे पास क्या आ गया, कट ऑफ वेवलेंथ भी आ गई जो क्या आ रही है 504 नैनोमीटर। अब ये इसकी एक एग्जांपल है, इसके बाद आगे 2-3 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स और भी शेयर की हुई हैं। टाइम हुआ तो मैं उसको आप लोगों को समझा दूंगी, नहीं तो फिर वो बहुत इजी है, आप लोग उसको खुद भी देख सकते हैं। अब हम कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ चलते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट भी जो है हमारे पास सपोर्ट कर रहा होता है इसाक न्यूटन के क्रपस्कुलर थ्योरी को, यानी पार्टिकल नेचर को। तो यहाँ से हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने शॉर्टली इसका कॉम्पटन का जो है वो भी दिया हुआ इंट्रोडक्शन, अर्थर हॉली कॉम्पटन। The Compton effect, which involves the scattering of radiation from atoms, can readily understood in terms of brilliant ball-like collision between photons and electrons. यानी brilliant ball-like emission की बात इसलिए की है क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक फोटोन होगा, जाके उसको स्ट्राइक करवाएगा, तो फिर जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोटॉन भी स्कैथर्ड होकर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है एक डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगा, निकल जाएगा। Einstein concluded that a photon of energy travels in a single direction and carries a momentum equals to, अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, तो हम चलते हैं, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वीडियो तो नहीं है, नहीं वीडियो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये प्रोसेस पूरा समझा देती हूँ। अच्छा, ये सिंपल डायग्राम है और अगर सिंगल डायग्राम्स को यहाँ पर भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने प्रैक्टिकल का जो एक्सपेरिमेंटल पूरा दिखाया हुआ है यहाँ पर कि जो है आपने एक्सरेज ली हैं। एक मिनट, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ से द इलेक्ट्रॉन इज कैथर्ड थ्रू एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन एज अ ब्रिलियंट बॉल टाइप। The symbol phi is used as an angle to be confused with the verb functions. अच्छा, अब जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट का जो मैंने पूरा स्टार्ट का जो लिखा हुआ है वो यहाँ से लिखा है, फिगर 14.14। ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम है कॉम्पटन की अपरेटस की, और एक ये डायग्राम है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन रखा है रेस्ट में, फोटॉन्स आ रहा है, इससे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये फोटॉन्स अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। ये फोटॉन जो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ क्या है। द एक्सरे इज स्कैथर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। कार्बन टारगेट की बात क्यों की है, यहाँ पर ये जो स्लिट आपके पास ये रखी हुई है टारगेट, असल में ये ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट में असल में कार्बन मौजूद है, कार्बन का बना होता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि एक्सरे क्या करेगी, इससे एक्सरेज आएंगी, इससे आके स्ट्राइक करेगी तो स्कैथर्ड हो जाएगी। स्कैटर्ड होने की बाद उसने एक बात उसने कही है, द एक्सरेज स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट वर डिफ्रैक्टेड बाय रोटेटिंग crystal spectrometer and the intensity was measured with an ionization chamber. यहाँ पर आपके पास क्या रखा हुआ है, क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर रखा हुआ है, यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर रखा हुआ है। अब उसने कहा क्या है कि आपके पास फोटोन जो है जब आएगा, ये एक्सरे सोर्स रखी हुई है आपके पास, जब एक्सरे रेडिएशन जो है निकलेंगे और इस टारगेट को हिट करेंगे, तो इस टारगेट से हिट होने के बाद यहाँ पर क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर लगा है जो कि चेक करने के कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब स्कैथर्ड होगा तो ये जो क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर है यहाँ पर जाकर स्कैटर होने के बाद यहाँ से डिफ्रैक्ट भी होगा। डिफ्रैक्ट होने के बाद जो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और ये स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर होने के बाद जब वो यहाँ पर जाके कलेक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन आपने एंगल, यहाँ से एंगल जो है दिखाया गया असल में फोटोन का, और यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा आयनाइजेशन चैम्बर में हमें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखाई है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इस अपैरेटस को समझने की कोशिश करेंगे एंगल फाई और एंगल थीटा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस डायग्राम की तरफ आ जाइए, ये डायग्राम ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि इस डायग्राम को मैंने यूज़ किया है आप लोगों के कॉम्पटन इफेक्ट के लिए भी, कि आपके पास फोटोन आ रहा है, यहाँ पर जो है एक फर्ज कीजिए एक ग्रेफाइट का ब्लॉक रखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उस वक्त जो है वो ग्रेफाइट ब्लॉक क्या है, रेस्ट की हालत में। फोटोन आया, इस टारगेट से टकराया, टकराने के बाद जो है फोटोन जो है स्कैथर्ड कर गया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जो है कर गया हमारे पास रिकॉइल कर गया इस डायरेक्शन में। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा का, और फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाई एंगल का जो है वो बना रहा है. द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर जस्ट एज इफ स्ट्रक बाय अ क्लासिकल पार्टिकल रिवीलिंग द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ द फोटोन. अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या है आपके पास के was measured with the ionization chamber that generated a current potential proportional to the intensity. अब जैसे ही क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर से मेरे पास क्या हुआ, फोटोन जाके यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जाएगा आपके पास. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन से इस डायरेक्शन में जाएगा आयनाइजेशन चैम्बर पे मुझे मिलेगा, तो होगा क्या कि मुझे यहाँ पर करंट भी पता चलेगा कि सर्किट में मेरे पास करंट भी वो बताएगा कि करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. इंसिडेंट बीम कंसिस्ट्स ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट से मतलब ये है कि आपके पास एक्सरे लाइट मोनोक्रोमेटिक नेचर से मतलब ये होता है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सिंगल वेवलेंथ होगी, सिंगल फ्रिक्वेंसी होगी. तो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी हमने जो कि क्या है 0.071 नैनोमीटर. द एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट बाय कॉम्पटन इनटू 4 स्कैटरिंग एंगल्स as shown in figure 14.15. The graph of three non-zero angles to speak 1 at 10 and 1. ये मैंने एंगल्स दिए हैं जो कि आपको सही से यहाँ समझ में नहीं आएंगे. अच्छा, फाइनली सॉल्व होने के बाद मैंने यहाँ पर डेरिवेशन अभी नहीं दी हुई है. फाइनली जब आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, अभी सिर्फ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया है. फाइनली सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना, कॉम्पटन इक्वेशन, वो आपके पास ये आएगी. lambda dash minus lambda naught is equals to h upon mec into 1 minus cos theta. lambda naught हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी होगी जब आपके पास सॉरी वो वेवलेंथ होगी जब फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले उसकी वेवलेंथ होगी, और जब इलेक्ट्रॉन जो है स्कैथर्ड हो जाएगा तो उसकी जो है वेवलेंथ में चेंज आएगा. अच्छा, ये सब चीजें जो है पूरी एक डेरिवेशंस के थ्रू आई हैं, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से उसको समझ लीजिएगा. अच्छा, अब इस ये इक्वेशन जो कहलाती है वो कॉम्पटन शिफ्ट इक्वेशन होती है. ठीक, डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट. अच्छा, डेल्टा लैम्डा लैम्डा जो है डैश जो हमारे पास कहलाता है वो ग्रेटर देन होता है उसकी फोटोन की इनिशियल वेवलेंथ से, वेयर एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. फैक्टर h अपॉन MEC कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ. कॉम्पटन वेवलेंथ से हमारे पास क्या मुराद है, अगर आप याद थोड़ा सा करें, वो चीज बराबर थी हमारे पास लैम्डा सी के ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैज अ करंटली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, यानी मैंने आपसे क्या बात की थी कि किसके बराबर है, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है. यानी लैम्डा सी जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर दी हुई है 0.071 नैनोमीटर. और ये सारी चीज क्या है आपके पास, कांस्टेंट है. एच भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है. तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो वो बराबर आता है 0.0243 नैनोमीटर के. ठीक है, ये एक वैल्यू अलग दी हुई है, ये एक वैल्यू अलग दी हुई है, तो दोनों का रोल थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अच्छा, लेकिन करंटली एक्सपेक्टेड वैल्यू इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ की है, कॉम्पटन वेवलेंथ की, वो ये वाली है. अच्छा, अगला स्टेप है मेरे पास, ये जो अगला स्टेप है इसमें मेरे पास 4 ग्राफ्स मैंने दिखाए हुए हैं. ये ग्राफ्स आपको अभी अगर मैं समझाऊं तो सही तरीके से समझ नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास फोटोन स्कैटर्ड नहीं हो रहा, यानी अब जब तक वो इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन यानी ग्रेफाइट ब्लॉक्स को हिट नहीं किया है, तो तब तक जो है उसका एंगल क्या है, 0 है. ठीक, और उस वक्त जो है उसकी वेवलेंथ में क्या होगी, कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही उसने कुछ एंगल, यानी एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए, बढ़ जाए, फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराया और वो निकल गया कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे निकल गया, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग आएगी, उसकी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी. तो ये जो है लैम्डा डैश असल में हमारे पास ये कहलाता है वेवलेंथ शिफ्ट. ठीक है, अब आप ये देखें, इस ग्राफ से मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जैसे जैसे अगर मेरे पास एंगल बढ़ता चले जाएगा, मेरे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ शिफ्टिंग बढ़ती चली जाएगी. यानी वेवलेंथ जो है ये लैम्डा डैश मेरे पास इंक्रीज होती चली जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग इन एंगल. और यहाँ पर मैंने असल में ये नेचर दिया हुआ है, रेडियो वेव्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोवेव्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल रीजन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स रेज. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज द फ्रैक्शनल शिफ्ट इन वेवलेंथ एट अ गिवन स्कैटरिंग एंगल्स द लार्जेस्ट.
यानी अब मैंने इनकी यहाँ पर जो है लैम्डा डैश की वैल्यू निकाली नहीं है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं और अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यू आ रही होगी क्या वो वाकई रिप्रेजेंट कर रही होगी, हर ये जो डिफरेंट एंगल्स हैं कि अभी वाकई रिप्रेजेंट कर रही होगी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल और एक्सरेज की वेवलेंथ को। और मैं ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट ही दे देती हूँ, आप लोग ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला, इससे चेक कर लीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि जो शिफ्टिंग आ रही है क्या वो ऐसे निकल रही है। अच्छा, मैंने कोई अच्छा ये एग्जांपल्स है इसकी, मैंने यहाँ पर शेयर भी की हुई है यहाँ पर कि जो है अब हम पहले हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। अब ये 2-3 न्यूमेरिकल्स जो मैंने डाले हुए हैं ये मैंने इसमें कॉम्पटन इफेक्ट के भी डाले हुए हैं और जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी डाला है। ये वाला जो है कॉम्पटन इफेक्ट का है, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा नॉट मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। सवाल में मुझे क्या दिया हुआ है, सवाल में मुझे एक्सरेस की वेवलेंथ दी हुई है 0.200। इस जीरोस की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पर मैंने गैप रखा हुआ है तो मैं इसको वही पढ़ूँ, 0.20 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल। यानी एक मटेरियल है, एक ब्लॉक है, उस पर क्या किया, उस पर वो टकराने के बाद स्कैटर्ड हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ कितनी थी, 0.20 नैनोमीटर। The scattered X-rays are observed at an angle of 45 डिग्री। अच्छा, जब फोटॉन्स यानी एक्सरे लाइट जब उस मटेरियल सरफेस से टकराई तो वो स्कैटर्ड हो गई 45 डिग्री के एंगल पर। टू द इंसिडेंट बीइंग कैलकुलेट देयर वेवलेंथ। अब मुझे उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी मुझे ये कैलकुलेट करना है कि उसकी वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आया है। द फोटॉन इज स्कैटर्ड एट एन एंगल 45 टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। स्कैटर्ड फोटॉन की अगर हमारे पास फॉर्मूला जो है वेवलेंथ के लिए वो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये हम पीछे निकाल चुके हैं। एच आपके पास कांस्टेंट है 6.625 टू 10 की पावर माइनस 34। अच्छा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करा दिया है। ये जो पूरी वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, ये पूरी वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास इस फैक्टर को। ये एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का मास, ये स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपके पास असल में ये है 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा, प्लस आपने नैनोमीटर बराबर होता है एन बराबर होता है स्मॉल एन, 1 नैनो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 के। तो इसको रिप्लेस करवा दिया -9 से, दोनों को ऐड किया, आपके पास फाइनली आंसर ये आएगा। और नैनो को जब मैं रिप्लेस करूंगी तो वो वहां पर आ जाएगा स्मॉल एन। अब आप लोगों का एक सवाल है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिटेक्टर इज मूव्ड, यानी कि डायरेक्शन की क्या होगी, सो दैट द एक्सरेज आर डिटेक्टेड एट एन एंगल लार्जर देन 45। डज द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। अच्छा, अगर आप आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, मैंने अभी जो लास्ट आप लोगों को जो मैंने ग्राफ दिखाए थे उस ग्राफ से मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है, इस सवाल का आंसर वही मौजूद है कि अगर एंगल ग्रेटर हो तो आपके पास वेवलेंथ जो शिफ्ट हो रही है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्या वो इंक्रीज होगी, क्या वो डिक्रीज होगी। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या होगा, मैसेज में चैट में मैसेज कर दीजिए कि मेरे पास क्या होना चाहिए, वेवलेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। गुड, इंक्रीज होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम जो है वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें मैंने डायग्राम, ये डायग्राम जो है मेरे पास, जो ये राइट साइड पे डायग्राम है वो इसी के लिए है। इसमें मैंने जो है म्यू नॉट की जो है यानी फ्रिक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ गिवन दी हुई है, और इसी वैल्यू को मैंने अपने इस फॉर्मूले में भी यूज़ किया है। यहाँ पर कुछ मैंने टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई है क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट मारा था, मैंने डायरेक्टली तो टाइम नहीं था मेरे पास टाइपिंग का, तो मैं इसको करेक्शन करके आपको भेज, ये 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये जो है असल में मेरे पास म्यू नॉट यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फिगर और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है म्यू नॉट, पुटिंग म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इक्वेशन नंबर यील्ड्स। अच्छा, खैर आपके पास इतना लंबा, ये मैंने डिटेल तो दी हुई है, इसकी तरफ इतना जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। म्यू नॉट हम जो है पुट किया और वर्क फंक्शन निकालने जा रहे हैं।
तो इसको जब से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सॉल्व होके ये वैल्यू आएगी, लेकिन जो कि हमने वर्क फंक्शन क्या है, एक एनर्जी है, तो मैंने क्या किया, उसको जूल में नहीं छोड़ा, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम इसको शायद पता नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक मेरे ख्याल से हम इसको डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो सॉल्व होके वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला जो प्रॉब्लम है वो आप लोग खुद करेंगे, इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं और किस तरीके से आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर ये लिखा हुआ भी है। और इसमें मैंने जो है चेंज इन वेवलेंथ कॉम्पटन शिफ्ट भी कैलकुलेट किया है, और फिर हमने एक चीज और कैलकुलेट की है, कितना जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो भी मैंने इसमें निकाला हुआ है। इतना स्मॉल है कि शायद आप लोगों को नजर नहीं आएगा। तो आज की क्लास तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। रिकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह शाम तक और ये जो हमारे पास ये जो पीपीटी है इसको मैं करेक्शन करके इंशाल्लाह शाम तक या आज रात तक मैं वहां पर आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और जो इसकी डेरिवेशन है जो कि मैं कॉम्पटन इक्वेशन की जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइव कर दी है जो कि मैंने शो नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत बड़ी डेरिवेशन है। एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, लेकिन अगर समझेंगे तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि क्या है, क्योंकि उसके उसके लिए भी मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, उसमें वो पूरे 5 पेज की वीडियो है, 5 पेज की जो वो डेरिवेशन है, लेकिन हर स्टेप को मैंने डिटेल वाइज बताया है। तो सब कुछ मैं साथ ही शेयर करूंगी। अभी आप लोग जाइए, खुद भी रिलैक्स कीजिए, इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। अगर और किसी को कुछ कहना है, कोई मैसेज देना है, तो वो माइक अपना ऑन करके बोल सकता है। सिर्फ 1 मिनट की क्लास हमारी मजीद रह गई है, आई थिंक। हाँ, ये लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो माइक में आके कह सकता है, अपना माइक ऑन करके। मिस और कितनी ऑनलाइन क्लासेस रह गई हैं मास, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी तो क्लास खत्म, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, कल क्लास हमारी इंशाल्लाह होगी। और मैं आप लोगों की यही करूंगी कि हमारे पास जो डेज क्लास जिस डेज में क्लासेस है ना, मैं उनको थोड़ा सा लंबा ले जाऊं। मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी किसी और दिन नहीं रखूँ, क्योंकि फिर आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, आप लोगों की एक्स्ट्रा जो कैलकुलर एक्टिविटीज़ है या नॉर्मल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं मैनेज आप लोगों के साथ भी करूँगी, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।